तो कैसे हो भविष्य के शिक्षकों। देखो थंबनेल देख के इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग किस चीज़ के, अभी हम प्रेजेंट टाइम में किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात ये करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या दिक्कतें बच्चों को आ रही हैं, किसको क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो डॉक्यूमेंट लास्ट ईयर जो उन्होंने लिस्ट दी थी वो वाले तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही। आपने एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, वो सारे डॉक्यूमेंट उस टाइम पर वैलिड होने चाहिए जिस समय आप फॉर्म फिल कर रहे थे। फॉर्म फिल करने का जो डेट दी थी केवीएस ने, है ना, कि जैसे मान लो एज एग्जांपल 1 तारीख से 30 तारीख के बीच का टाइम था, तो ये 1 से 30 के बीच में वो फॉर्म आपके वैलिड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 तारीख को केवीएस की वैकेंसी आई और उससे जस्ट 3 दिन पहले वो फॉर्म आपका एक्सपायर हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट आपका एक्सपायर हो चुका है। वो कोई भी हो सकता है आपका। ठीक है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट की बात आती है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्लस इनकम सर्टिफिकेट भी ले जाना होता है, ऐसा पिछली बार उन्होंने कहा था। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट की लिस्ट जब वो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तब वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट पूरी देते हैं कि इतनी भैया ये सारे डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, कितने सेट चाहिए, कितनी फ़ोटोकॉपी चाहिए, कितनी आपकी फ़ोटो चाहिए, और वो कैसे सेल्फ अटेस्ट होते हैं। ये सारी बात अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इन सारी चीज़ों पे बात हम आंसर की या रिजल्ट आने के बाद भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि फॉर्म जब आपने फिल किया है तो डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे ही, तभी तो आपने फॉर्म फिल किया। कि इनकम प्रूफ या निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड आप गलत तो लगा नहीं देंगे। और अगर इनकेस कोई गलती हो जाती है तो 2 कंडीशन आती हैं। एक तो आता है कि आपकी जो सिलेक्शन है उस पर ऑब्जेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, रिजेक्शन होता है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति और रिजेक्शन का मतलब होता है मतलब उसको खारिज कर देना। ऑब्जेक्शन की कंडीशन में वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं, लिखवा के ले लेते हैं, उस पर आप साइन कर देते हैं। ये कब आता है कि जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी डिग्री में कोई दिक्कत आ रही है, या आपके पास में प्रोविजनल डिग्री है, तो आपको भाई प्रोविजनल डिग्री अगर है तो डिग्री तो वैसे भी देर में आती है। ऐसा तो है नहीं कि डिग्री हमारे मार्कशीट के साथ में डिग्री तो नहीं देती है यूनिवर्सिटी, तो डिग्री लेट आती है तो चलो ठीक है, ये उसके लिए क्या हो जाता है, अंडरटेकिंग ले ली जाती है। रिजेक्शन कहाँ पे आता है, अगर किसी कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होते हैं। एलिजिबल कैसे, जैसे एज का आपका नहीं बना। एज का नहीं बना का मतलब क्या होता है कि फॉर्म भरते समय उन्होंने जो भी एज मांगी है, जो भी एज ग्रुप मांगा है, आप फॉर्म भरते टाइम उस एज के नहीं थे। इस समय इंटरव्यू देने के टाइम पे नहीं, फॉर्म भरते टाइम आप उस एज के नहीं थे, तो आपका ये रिजेक्शन में जाएगा। कि जब हमने कहा ही है कि इतनी से इतनी एज वाले बच्चे हमें चाहिए, तो आप कैसे 6 महीने छोटे या 6 महीने बड़े होकर के आप हमको ये कह रहे हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी कुछ दिक्कतें आती हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट की किसी ब्रांच में ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन या इस तरीके का कुछ किए होते हैं। जैसे बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को वो ये कह देते हैं कि नहीं हमें तो बायोलॉजी चाहिए, है ना, जूलॉजी या बॉटनी ही चाहिए, हमको हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नहीं चाहिए। या मैथ में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो बीएससी किए हुए हैं वो स्टैटिस्टिक से किए हैं, है ना, तो स्टैटिस्टिक एक ब्रांच होती है मैथ की, तो उसमें ऑब्जेक्शन वो कर सकते हैं। तो इस बारे में जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही बात की जा सकती है, अभी इस बारे में फ़िलहाल के लिए कोई बात नहीं की जा सकती है। अब दूसरी बात ये आती है कि इंटरव्यू पैनल क्या देखता है, कि आपके इंटरव्यू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जब आप अंदर जाते हैं तो पैनल आपसे क्या चाहता है। तो सबसे पहली तो चीज़, ड्रेस कोड लगभग सारे बच्चों को पता ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर 25 साल के हो गए, मतलब मिनिमम 21 से 30 साल वाले ही एज ग्रुप के बच्चे होंगे यहाँ पे। तो अब 21 से 30 है, या जो टीजीटी पीजीटी के लिए एज रिलैक्सेशन या एज जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा तो है नहीं कि आपको ये नहीं पता है कि
एक टीचर होने के नाते आपको क्या पहनना है, ठीक है, एक टीचर होने के नाते आपको क्या पहनना है ये आपको पता है, सबको पता होता है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा, कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, है ना। और ब्राइट कपड़े लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है कि ब्राइट कपड़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। लड़कों के लिए क्या है कि शर्ट जो है वो लाइनों वाली जो स्ट्रिप्स वाली शर्ट्स होती हैं या चेक वाली जो शर्ट्स होती हैं वो अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। लड़कियों के लिए बहुत बड़ी जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरी जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करो कि ये नहीं पहननी है, छोटे से ज्वेलरी। शूज़ की बात करें फुटवियर की, तो लड़कों को तो फॉर्मल शूज़ ही पहनने हैं, और लड़कियों को जो अगर आप सलवार सूट पहननी है तो सलवार सूट पे जो वो क्लोज टो के शूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ टाइप के जो क्लोज टो होता है जिनमें और सॉफ्ट होते हैं, उस टाइप के शूज़ आप पहन सकते हैं। आप कटर पटर वाली सैंडल मत पहनिएगा कि जो कटर पटर करते हुए आवाज़ आए, ठीक है, तो वो एज अ टीचर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। साड़ी पहन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर साड़ी आपसे नहीं संभल रही है तो एज वेल एज आप सूट को प्रेफर कर सकते हैं, सूट में कोई समस्या नहीं है। लड़के अगर टाई लगाना चाह रहे हैं तो टाई लगाना बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा उसका निगेटिव पॉइंट नहीं है टाई लगाने का भी और ना लगाने का भी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैं ब्लेज़र पहन के चला जाऊं या जो कोट होता है पूरा प्रॉपर कोट जो टक्सिडो टाइप का होता है, तो वो अगर आपको लग रहा है कि आप जून जुलाई की गर्मी में पहन सकते हैं या जून जुलाई की गर्मी में वो सही रहेगा आपका पहनना, तो आप पहन के जा सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई बहुत बड़ा विवाद वाली बात नहीं है। अगर फॉर्मल कपड़े पहन के जाने वाली बात होती है ना, तो सर मैं क्या कोट पैंट पहन के चला जाऊँ, तो कोट पैंट पहन के जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि जून में तुम जा सकते हो तो। फिर एक चीज़ और कपड़ों के बारे में थोड़े से कॉम्बिनेशन देख लेना कि जैसे ब्लैक वाइट है अच्छा लगता है, ग्रे वाइट है अच्छा लगता है, ग्रे और ब्लैक अच्छा लगता है, ब्लू और ब्लैक अच्छा लगता है, और बाकी जो लाइट कलर्स है जैसे कि थोड़ा सा जो वो होता है पिंकिश वाइट, पिंकिश कलर की शर्ट होती हैं, या लवेंडर कलर होता है, लवेंडर जो होता है, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, तो आप उस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं। फिर पैनल उसके बाद क्या देखता है, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन देखता है। इंट्रोडक्शन कोशिश करिए कि कम से कम अगर आप प्रॉपर इंग्लिश में सारी चीज़ें नहीं तैयार कर पाते हैं तो इंट्रो तो इंग्लिश में तैयार ही कर लीजिए, ठीक है, इंट्रो इंग्लिश में तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा कि जो पैनल को जाते जाते ये ना पता चल जाए कि हाँ आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो वहाँ से एक पैनल के माइंड में ये चीज़ क्रिएट हो जाती है ना कि अरे इसको तो हिंदी में इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो शुरुआत आप इंग्लिश से कर दीजिए और उसके बाद में आप चाहे तो धीरे धीरे अपने इंटरव्यू को हिंदी की तरफ लेकर के जा सकते हैं। और उसको भी ले जाने का एक तरीका होता है कि जैसे आप दूसरे क्वेश्चन में ये नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो आपसे इंट्रोडक्शन आप जो देंगे, दूसरा क्वेश्चन 90% चांस ये होता है कि वो आपके इंट्रोडक्शन से ही निकल के आएगा। जैसे आपने कह दिया कि आई एम अ क्विक लर्नर, या आई लाइक टू क्रिएट इन्वायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट या फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स, तो वो यही पूछेंगे कि आपके हिसाब से फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द फ्रेंडली इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो अब आपको इसका थोड़ा सा एक और इंग्लिश में याद कर लीजिए, क्योंकि 20-25 साल की उम्र में अगर आप 5-7 पेज इंग्लिश में याद नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा निगेटिव वाली बात हो जाती है ना। और इसको याद करके बोलिए, याद करना मेन चीज़ नहीं है, बोलिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए घर वाले, किसी के सामने, किसी घर वाले से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन के बाद में 2-4 क्वेश्चन के आंसर उसको दीजिए, दिन इंग्लिश बोलिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे तभी आप जो है कहें कि मुझे इंग्लिश बोलने का एनवायरनमेंट नहीं मिला, आप बोल के कर सकते हैं। तो ये हो गई इंट्रोडक्शन की बात, क्योंकि इंट्रोडक्शन से आपका क्वेश्चन निकलेगा और इंट्रोडक्शन में ही पैनल को ये नहीं लगना चाहिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। फिर आप इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन के आंसर देते हैं, उसके बाद में मान लीजिए वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी फील्ड से रिलेटेड, जैसे उन्होंने दीक्षा, निपुण, ठीक है, या जो FLN होता है, FLN से इनसे किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप आराम से पूछ सकते हैं, सर मे आई आंसर दिस क्वेश्चन इन हिंदी। तो ऐसा नहीं है कि वो मना कर देंगे कि नहीं भैया हिंदी में तो आंसर नहीं दे सकते आप लोग, तो आप अगर पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि ठीक है ओके, आप हिंदी में उसका आंसर इस तरीके से क्वेश्चन को हिंदी में लेकर के जा सकते हैं। और उसमें भी अब जैसे मान लीजिए FLN का क्वेश्चन आता है, तो FLN का जो फुल फॉर्म है वो तो तुम फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ही बताओगे ना, है ना, उसका आप तुम ये तो कहोगे नहीं कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता जो भी इसकी हिंदी बने,
तो उसको इंग्लिश में ही बताना है। तो इसको इस तरीके से ही कह दीजिए सर द फुल फॉर्म ऑफ FLN इज़ फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और ये जो सर होता है ये 1 से 5 साल के बच्चों क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए या 3 to 5 के बच्चों के लिए एक मानक निर्धारित करता है। इसमें जितना आप हिंदी के वर्ड जितना इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। पैनल को ये चाहिए कि आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो क्या आप में कैपेबिलिटी है। ये सबसे मेन चीज़ जो पैनल देख रहा है वो आपकी कैपेबिलिटी देख रहा है। क्या आप में लर्निंग कैपेबिलिटी है, ठीक है। आप में टीचिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ वो लर्निंग कैपेबिलिटी को भी देख रहा है कि आप अडाप्ट कर पाते हैं चीज़ों को या नहीं। कि अगर आपको अभी इंग्लिश नहीं आ रही है तो क्या आप उतनी भी बोल पा रहे हैं कि आगे आप इंग्लिश को सीख सकें। अगर आप उतनी भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं कि आपके आगे के सीखने के चांसेस दिख रहे हों, अब सीखने के चांसेस भी नहीं दिख रहे तो फिर ये दिक्कत वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो उसको आपकी ये कैपेबिलिटी दिखनी चाहिए कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो हम क्या करें। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे, सॉरी सर मुझे इसका आंसर अभी नहीं आ रहा है लेकिन मैं बाहर निकल करके इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी ये चीज़ दिखाती है कि आप सीखने की क्षमता रखते हैं, आप में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि सॉरी सर मैं अभी इसका आंसर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इसके बारे में थोड़ा भी 50% या 60% सही बात तक पहुँच सकता हूँ तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि वो तुमसे वही पूछेंगे जो उनको आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें नहीं पता है कि, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उन्हें नहीं पता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है तो वो तुमसे पूछने अच्छा बताओ फिर आप महाराष्ट्र से हैं, इस समय महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। मैंने एग्जाम्पल लिया है तो अब आप कह दो कि सर मुझे नहीं पता लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ, और आप गलत गेस कर दो तो ठीक है, आपने गेस किया तो गेस गलत भी हो सकता है, लेकिन आपने कॉन्फिडेंटली कोई नाम बताया और वो गलत हो गया। तो ये उन्होंने इसीलिए पूछा क्योंकि ये उनको पता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं बाहर जाकर के इसके बारे में एक बार फिर से पढ़ूंगा, या सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन क्या मैं गेस कर सकता हूँ। तो वो कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल गेस करिए। या फिर सॉरी सर मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन मैं बाहर जा कर के इसके बारे में बिल्कुल पढ़ूंगा। तो उनको ये दिखना चाहिए कि आप कैपेबल हैं, आप में लर्निंग कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाने की क्षमता नहीं देख रहे, क्योंकि आप अगर पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। एक टीचर होने का मतलब ही यही है कि आपको ज़िंदगी भर पढ़ना है और ज़िंदगी भर पढ़ाना है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज होते हैं, नया पैटर्न भी आता है, पैटर्न भी चेंज होते हैं, आपके प्रमोशंस भी होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उनको दिखनी चाहिए। दूसरी चीज़, झूठ बोलना, झूठ तो बोलना ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। इसकी आप दो बातें से समझो। एक तो पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, वो बैठा ही इसलिए है कि आपका झूठ उसको दिख जाए, मतलब वो बैठा ही इसलिए है कि आपका झूठ देखने के लिए। तो झूठ बोलना नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिए, क्योंकि झूठ के साथ में एक ये भी चीज़ होती है ना कि आपको लग रहा होता है कि कहाँ गया मेरा, कि आपने झूठ बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छा झूठ बोल लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सामने साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, वो आपके झूठ को पकड़ता है, तो झूठ नहीं बोलना है। फिर जो आती है एक बात कि गेटअप हो गया, ये हो गया, झूठ बोलने वाली बात भी हो गई, तो झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि जैसे अभी आप हम लोगों के सामने ऐसा होता है ना कि 5-10 साल का कोई बच्चा आकर के कोई बात झूठ बोलना हो, तो हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये 5-10 साल का बच्चा जो भी है, ये जो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है उसके बात करने के तरीके से, उसके बात करने के हाव भाव से। तो जब हम अपने से छोटे लोगों का, छोटे बच्चों का झूठ पकड़ सकते हैं, तो वहाँ पर जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं, वो इंटरव्यू ही ले रहे हैं 10-15 साल से। उन्होंने बहुत इंटरव्यू लिए और उसके बाद में कॉलेज में भी वो टीचर्स के ही साथ में डील करते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि कब आप झूठ बोल रहे हैं और कब आप सच बोल रहे हैं। तो झूठ नहीं बोलना है। फिर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, वो ये जानिए कि जैसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, ठीक है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस से बचना होता है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जैसे जिनमें आपकी किसी भी तरीके की बायस्डनेस दिखे, ठीक है। पहली बात तो एज अ टीचर आपको बायस होना ही नहीं है किसी भी पक्ष की तरफ, ना पूरी तरीके से अच्छे की तरफ जाना है, ना पूरी तरीके से बुरे की तरफ जाना है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके के आता है कि अभी
एनसीईआरटी ने जो है अपना पैटर्न चेंज कर दिया। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि पहले की शिक्षा अच्छी थी। आपको क्या लगता है? तो अब आपको ये नहीं करना है, क्यों आप सोच रहे हो कि आपका ये मानना है, मेरा भी यही मानना है, मैं भी यही मानता हूँ कि पहले की शिक्षा अच्छी थी। तो उनका ये मानना नहीं है, उन्होंने सिर्फ तुम्हें ये बताया है कि मेरा ये ऐसा मानना है कि पहले की शिक्षा अच्छी थी। फिर वो आपका फीडबैक लेना चाह रहे हैं, फिर वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारा क्या है। तो पहले की शिक्षा अच्छी थी नहीं, ये भी नहीं कहना है कि पहले की शिक्षा अच्छी नहीं थी। आंसर इसका कैसे दिया जा सकता है कि हाँ सर, मैं मानता हूँ कि पहले की शिक्षा अच्छी थी, लेकिन समाज में परिवर्तन होने के साथ साथ नए नए आयाम समाज में जुड़ते रहते हैं, और इंसान एक जो है जिज्ञासु मनुष्य है, या क्यूरियस, ह्यूमन इज़ अ क्यूरियस एनिमल। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा में परिवर्तन ही शिक्षा को गति देते हैं। समझ में आई बात? कि शिक्षा में परिवर्तन ही शिक्षा को गति देते हैं। पहले की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी थी, और समय समय पर जो शिक्षा में परिवर्तन होते रहे हैं वो उस समय के अनुसार या उस समय की मांग के अनुसार सही थे, और आगे होने वाले परिवर्तन भी सही ही होंगे। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने बोला है वैसे ही याद कर लो, ठीक है, और माइंड में बिठा लो कि हमको इसका आंसर किस तरीके से देना है। या फिर वो इस तरीके से कह देते कि है कि बच्चा आपको क्लास में परेशान कर रहा है, आप क्या करेंगे? ठीक है, इसके क्वेश्चन, इसके आंसर बहुत तरीके से दिए जा सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करूंगा कि बच्चा क्लास में परेशान कर रहा है तो क्या करेंगे। मैं इस बारे में बात करूंगा कि इस क्वेश्चन के जस्ट बाद एक आंसर आता है, एक क्वेश्चन आता है कि शिक्षा व्यवस्था को शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, कि है ना, कि आज की शिक्षा जो है वो विद्यार्थी केंद्रित हो गई है, जिस वजह से विद्यार्थी ज़्यादा शोर करता है, या इस तरीके की बात वो कहने के बाद में कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो इस पर भी आपको ये नहीं कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ठीक। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं। या फिर उन्होंने कह दिया कि अब जैसे गेम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को गेम क्यों खिलाना, जो बच्चे गेम में अच्छे हैं उन्हीं बच्चों को सिर्फ गेम खिलाओ, ठीक है। तो अब इसमें ये भी नहीं कह सकते कि सारे बच्चों को, नहीं सर, हाँ सर सही बात है, और ना ही तुम ये भी कह सकते हो कि नहीं सर गेम तो सबको ही खेलना पड़ेगा, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो। इस तरीके से कह सकते हो कि सर प्राथमिक स्तर पर या प्राइमरी लेवल पर सर सभी बच्चों को थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, कुछ थोड़ी सी शारीरिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को लेनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के सीखने के जो वो होते हैं डायमेंशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कुछ बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अगर बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो कुछ बच्चे जो है खेल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लेकर के जाना है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं बता ही इसीलिए रहा हूँ। एक क्वेश्चन और कंट्रोवर्शियल बढ़िया आता है कि जैसे कोई नया बिल आ गया, मान लो अभी किसी भी तरीके का कोई बिल आ गया, ठीक है, सरकार का कोई भी बिल आ गया, तो हालांकि पीआरटी लेवल पर इस चीज़ के पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी वालों को अपडेट रहना पड़ेगा पूरी तरीके से, कि कोई भी बिल आया तो अब उस बिल के बारे में उन्होंने कहा कि ये बिल जो है ये गलत है या सही है, आपको क्या लगता है? तो उसमें भी आपको पूरी तरीके से गलत भी नहीं कहना, पूरी तरीके से सही भी नहीं कहना, है ना, कि ये भी नहीं कह देना है कि नहीं सर ये बिल तो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ये बिल तो बिल्कुल सही है, ये तो हज़ारों सालों से इस बिल की मांग है, हमारे समाज में यही बिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर का, क्योंकि देखो सीटेट, जब मैं बच्चों को सीटेट के बारे में बताता हूँ तो सीटेट के बारे में बच्चों को एक चीज़ बताता हूँ कि कहीं पे भी केवल लिखा हो तो आंसर काट देना, है ना, कि केवल कुछ भी नहीं होता है, कि सिर्फ देखो तुम सही हो अच्छी बात है, लेकिन केवल तुम सही हो ये सही नहीं है ना, कि वो बुरा है ठीक है लेकिन केवल वही बुरा है, ये चीज़ गलत है ना। आप अब 10 लोग हैं ग्रुप में, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई थोड़ा अच्छा है कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई अच्छा ज़्यादा बुरा है कोई कम बुरा है, लेकिन 10 में से कोई एक अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन 10 में से सिर्फ एक ही अच्छा है, बाकी 10 के 10 खराब है, आप कैसे कह सकते हैं, किस बेस पे? तो कोई भी चीज़ बुरी बिल्कुल बुरी नहीं बतानी है, बिल्कुल अच्छी नहीं बतानी है, बायस्ड नहीं होना है, ठीक। तो ये बेसिक थे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जिनके आंसर में हमको बायस नहीं होना है। फिर जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं ट्रैप क्वेश्चन। ट्रैप क्वेश्चन मैंने बायस्ड क्वेश्चन या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से अलग क्यों रखा ट्रैप क्वेश्चंस को? देखो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका एक आंसर आपको आप गड़बड़ कर देगा, ठीक। ऐसे कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन में धर्म जाति से संबंधित क्वेश्चन, हालांकि धर्म जाति से संबंधित क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए कोई संशोधन हुआ, उस संशोधन के बारे में बात कर दी गई, है ना, ये हो गया। आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी पूछ दी गई,
तो आपको पर्सनल आइडियोलॉजी में भी बहुत रिगिड नहीं होना है किसी पॉइंट को लेकर के। अब ट्रैप क्वेश्चन की बात करते हैं तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के तो आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन संभाल के। ट्रैप क्वेश्चंस का क्या होता है कि इनका कोई भी सही आंसर नहीं होता है, इनका सही आंसर नहीं होता है, इनका आंसर कोई भी सही नहीं होता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, आपका कमजोर सब्जेक्ट, आपका कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है? आप ये भी नहीं कह सकते कोई नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा नहीं सर कोई सब्जेक्ट मेरा कमजोर नहीं है, मुझे सब आता है, गलत है, नहीं कह सकते। ठीक है, तो कमजोर सब्जेक्ट हो गया ना, तो कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं है ये भी गलत है। और आपने अगर इस सब्जेक्ट का नाम बता दिया कि सर मेरी अंग्रेजी कमजोर है या मैथ कमजोर है या हिंदी कमजोर है, तो फिर वो यही हो गया कि पीआरटी लेवल पर तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो आप मैथ कैसे पढ़ाएंगे? तो आप सब्जेक्ट का नाम भी नहीं बता सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई नहीं। इसका आंसर कैसे दे सकते हो, है ना? इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हो कि सर वैसे तो मुझे सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर इसमें कमजोर की जगह वो बोरिंग पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बोरिंग लगता है और आपको कौन सा सब्जेक्ट बुरा लगता है ना। इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि सर वैसे तो मुझे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैथ मुझे थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है। अब चैलेंजिंग और कमज़ोर दो अलग अलग बातें होती हैं कि कोई चीज़ तुम्हारी कमज़ोर है, इसका मतलब तुम उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी समझ रहे हो, है ना? तो फिर वो अभी वीकनेस और स्ट्रेंथ तुम्हारी पूछी थी, तो वीकनेस में क्यों नहीं बताया तुम्हारी मैथ कमज़ोर थी? लेकिन मैथ मुझे थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है, ये कह सकते हो। या इंग्लिश मुझे थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है। ठीक है, चैलेंजिंग क्यों लगती है इस चीज़ पे भी आंसर दिया जा सकता है कि अच्छा मैथ चैलेंजिंग क्यों लगती है, इंग्लिश चैलेंजिंग क्यों लगती है, उस पर भी आंसर दिया जा सकता है, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मेरी बात को समझो, चैलेंजिंग लगती है का मतलब ये होता है कि एज अ टीचर आपको सीखना है और आपको सिखाना है। तो अगर कमज़ोर है मैथ तो तुम सीखोगे कैसे? मैथ चैलेंजिंग लगती है, इसका मतलब आप उसको लेकर के चल रहे हैं, आप उस पर पढ़ रहे हैं, आप उस चैलेंज को लिए हुए हैं, है ना? कि मैथ मुझे थोड़ी सी कठिन लगती है या मैथ में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है मैथ में तुम्हें ज़्यादा, इसका मतलब तुम मेहनत कर रहे हो तभी तुम्हें पता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये कह दिया कि कमज़ोर है, इसका मतलब आपने उसको कमज़ोर है तो आपने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। ये बात करने के पैटर्न से जो निकलता है इंसान का, अंदर का इंसान जो निकलता है इंसान के बात करने के तरीके से, कि शब्द, ठीक है, यहीं पे एक शेर है कि अजीब दौलत है तुम्हारे शब्दों में, बात करते हो दिल खरीद लेते हो। ठीक है, इस तरीके से समझो। तो जो शब्द हैं उनका फॉर्मेशन, कि आप किस तरीके से अपनी बात को फ्रेम करते हैं, कि एक सिंपल सी बात कहने पे, अब राजा वाली कहानी सुनाऊंगा फिर, अच्छा ठीक है राजा वाली कहानी सुनो। एक राजा था, ठीक है, जल्दी से सुनो, स्पीड में सुनाऊंगा। एक राजा था, उसने रात में सपना देखा, उसने सपना देखा कि उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स मर जाते हैं। ठीक है, और उसने सुबह तुरंत जब जग गया, फिर रात भर इंतजार करता रहा। तुरंत उसने मंत्रियों को बुलवाया, मंत्रियों से कहा कि जाओ सब जितने लोग हैं इसमें जो सपने पे विचार करने वाले लोग जो होते हैं उन सबको बुला के लेके आओ, मुझे बताओ मुझे मेरे सपने का मतलब जानना है कि सपने का क्या मतलब होगा। तो भाई सब लोग आए, तो दो तीन लोगों ने जवाब दिया। राजा ने कहा कि इनका सबका गला काट दो। उन सबका गला कट गया, अच्छा राजा पूछ जो आंसर रहा था वो एक एक को कमरे में बुला के पूछ रहा था। कहता भैया हाँ तुम आओ, तुम मुझे बताओ करके, क्योंकि उसने ऐसा थोड़ी ना था कि भाई सभा में बता दिया कि हाँ मैंने ऐसा सपना देखा है। तो 4-5 लोगों का भाई गला कट गया। फिर एक और वो थे पुजारी जी कह लो या सपने का विश्लेषण करने वाले, वो गए राजा के कमरे में, भैया बताओ अपना पूरा सपना। राजा ने पूरा सपना बताया। ये जब बाहर निकले, राजा ने कहा कि भैया इसको इसके वजन के बराबर हीरा मोती देके और इसको इसके घर भेजो और इसका जो है मकान बनवाओ, महल में रखो, ये करो वो करो, बहुत सारा इसको सोना चांदी मिला। तो इससे पूछा गया, कहा कि भैया तुमने क्या बताया? तो बोला ऐसा है, मैंने ये बताया कि बाकी जो उन्होंने बताया, ये इसने राजा से पूछा था, राजा ने इसे बताया, कहा कि देखो हम लोग बाकी ने हमको ये बताया। तो बाकी पुरोहितों ने क्या कहा था कि आपके सपने का मतलब है कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, यही तो सपना इसने देखा था कि मेरी सारी फैमिली जो है वो खत्म हो गई। तो बाकी ने क्या कहा कि आपकी राजा साहब पूरा परिवार जो है वो नष्ट हो जाएगा, पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। तो ये सारे मरवा दिए गए। इसने क्या कहा, जो इसको इतना सारा सोना मिला, इसने राजा से कहा कि राजा साहब ऐसा है कि आपके पूरे खानदान में, आपके पूरे वंश में सबसे लंबी उम्र आपकी है, 100 साल तक जियोगे, हो सकता है 150 भी हो जाए। समझ में आई बात वही थी कि आप सबसे ज़्यादा जियोगे, इसका मतलब बाकी सबसे ज़्यादा, बाकी सब को देखोगे अपने आंखों के सामने जाते हुए। लेकिन फ्रेम करने पे था। वही चीज़ है कि आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। सिर्फ नॉलेज होना इंटरव्यू के लिए हमेशा काफ़ी नहीं होता है। ठीक, फिर बात करते हैं
और उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है गैप ईयर वाला, कि अगर एजुकेशन में गैप ईयर्स आते हैं तो उस पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपका मतलब कोई एक पढ़ाई आपने करी, फिर 2019 के बाद में आपकी एजुकेशन में गैप आ गया। तो एजुकेशन में जब गैप आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये क्यों आया। तो अगर आपके गैप में कोरोना का टाइम आ रहा है तो सीधी सी बात है कोरोना की वजह से गैप आया था, आप इस चीज़ को बता सकते हैं। बाकी जो रियलिटी हो आप उस रियलिटी को बताइए। आपकी शादी हुई आप शादी बताइए, ठीक है, बेबी हुआ आप बेबी बताइए, फैमिली में कुछ हुआ आप वो उस चीज़ को बताइए, क्योंकि सच जो होता है उसकी वैल्यू होती है। झूठ बोल के अगर पकड़े गए तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, और पकड़ लिए जाओगे तो आप अपने गैप ईयर को इस तरीके से बता सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपने अपनी लाइन को चेंज क्यों किया। अगर आपने बीसीए किया तो आप अब शिक्षक क्यों बनना चाह रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि सर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था और जब मैंने बीसीए किया तो मैं बाकी बच्चों के मैंने डाउट सॉल्व किए। या आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अगर आप किसी से इंस्पायर हुए हैं तो आप वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं इंटरव्यू की, तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, उसको आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, चैनल को, वहाँ से ग्रुप आइए, ग्रुप पे बात करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उन क्वेश्चंस के पर्सनल जवाब दिए जाएंगे। बाकी डेमो टीचिंग की वीडियोज़ आपको शाम से मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज, जो भी कक्षा 1 से 5 के चैप्टर हैं और उनका सब्जेक्ट वाइज आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस सारे सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगी। लगभग 30 से 35 वीडियोज़ मैं दूंगा आपको, और इन 3 से 35 वीडियोज़ में से 5 से 6 वीडियो डेमो टीचिंग के लिए तैयार करके चले जाना। ये वीडियो जो आप तैयार करके जाएंगे ये आपकी डेमो टीचिंग में ये बता देगी कि आपको टीचिंग आती है, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि टीचिंग तो आपने की ही है, जिस समय आपने डीएलएड बीएलएड कुछ भी किया है तो उसमें आपने जो वो होता है इंटर्नशिप होती है उसमें तो टीचिंग की ही है, ठीक। और बाकी जो आपके क्वेश्चंस अगर हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो बना दूंगा शाम को, ठीक है। क्योंकि मैंने एक Q&A के बारे में सोचा है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछिए इसमें कमेंट में, और उस कमेंट से ही मैं एक वीडियो बना के चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों को आसान हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं फिर टेलीग्राम पे।